नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीख लीजिएगा। यहाँ से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और उनके सवालों को भी करेंगे। यहाँ पर जो भी सवाल करवाए जाएंगे ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के सवाल होंगे, यानी जो अभी पेपर हुआ है मार्च के अंदर उसके सवाल लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको छोड़िएगा नहीं दोस्तों। पूरा क्लास शुरू से अंत तक करिएगा। महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और कम से कम 15-16 सवाल यहाँ पर ज़बरदस्त करवाने वाले हैं। तो आइए पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब इसको करना कैसे है, बहुत लोग इस सवाल में फंस जाते हैं। सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के प्रॉफिट पर और लैपटॉप को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोबाइल का जो सीपी था वो लैपटॉप के एसपी के बराबर है। उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि जो मोबाइल का सीपी था वो लैपटॉप के एसपी के बराबर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों का सीपी और एसपी लिखते हैं। ठीक है, मोबाइल का प्रॉफिट कितना है, मोबाइल का प्रॉफिट है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है ना। यानी कि 10 का खरीदा और 1 का प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखिए सीपी और यहाँ पर लिखिए आप एसपी। तो बात करते हैं यहाँ पर सीपी और एसपी के। पहले मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल का सीपी कितना है, 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया है यानी कि 11 में बेचेगा। ठीक है, 10 पर 1 का प्रॉफिट लेके 11 में बेचेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट लेगा वो। तो लैपटॉप का सीपी कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। और एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 पर 1 की प्रॉफिट यानी कि 5 में इसको बेचेगा। अब इसमें ध्यान देना है, मोबाइल का जो सीपी है वो लैपटॉप के एसपी के बराबर होना चाहिए। मोबाइल ये आपका मोबाइल का है ना, और ये आपका लैपटॉप का है। तो मोबाइल का सीपी कितना है, 10 यूनिट है और लैपटॉप का एसपी कितना है, 5 यूनिट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी 10 बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये 10 है तो इसको भी 10 बना लेंगे। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रेशियो निकल कर आया है दोस्तों। ये क्या निकल कर आया है, रेशियो। तो ये कितना बन गया हमारा, 8 बन गया और ये बन जाएगा हमारा 10। अब देख लीजिए, हमें पूछा गया था उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस बना, कितना बना दोनों का, मोबाइल और लैपटॉप का, यहाँ 10 है यहाँ 8 है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यानी कि दोनों को टोटल 18 यूनिट में ख़रीदा। बेचा कितने में, 11 और 10 यानी कि 21 यूनिट में यहाँ पर ख़रीदा है, बेचा है। तो देख सकते हैं 18 में ख़रीदा, 21 में बेचा, यानी कितने की प्रॉफिट हो गई, 3 की प्रॉफिट हो गई। किस पर, 18 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, है ना। तो ये आ गया सीधे सीधे 1/6। और 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% के बराबर होता है। वैसे भी अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 50/3, है ना भाई, 50 दूना 100, 2 तियाँ 6, तो 50/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 16 तियाँ 48, बचा 2 यहाँ पर। तो 16 सही 2/3% इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत बेहतरीन सवाल था दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, तरीका पता है सवालों को लगाने का, तो आप सवालों में कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। उस सवाल को आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, तो वही आपको सीखना है, वही आपके अंदर डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तरीका डेवलप करना है और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना है। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, दूसरा सवाल, ये समानुपात वाला सवाल है। आप सभी को पता है इसको कैसे लगाना है। इसका एक सेपरेट क्लास हम करवा भी चुके हैं। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 19, 57, 81 और y समानुपात में है तो y का मान कितना होगा। सारे के सारे यहाँ पर समानुपात में है। तो समानुपात कैसे बनता है, 19, ठीक है, फिर यहाँ पर 57, 57, 81, 81 और y ये समानुपात में है। तो समानुपात कैसे बनता है, 2 के बीच में रेशियो रहता है और इन 2 के बीच में प्रोपोर्शन यानी समानुपात, और यहाँ पर फिर से आपका रेशियो हो जाता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो डायरेक्टली आप देख लीजिए कि 19 का कितना गुना है ये,
3 गुना है, 19 3 57, तो इधर भी इसका भी 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा। भाई ये 3 यूनिट है, 3 गुना है ना, तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 81 का 3 गुना कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 3 24 यानी कि 243। 243 इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 19 और y का मल्टीप्लाई 19 इंटू वाई ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, है ना, यानी कि 57 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 81। तो सीधे सीधे देखिए 19 से ये 3 बार में कट जाएगा और 3 गुणे 81 करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू 243 होगा, है ना। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले प्रश्न पर, नहीं तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए इस सवाल को। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरा सवाल, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। क्या कह रहा है इस सवाल में, एक व्यक्ति 17 kmph की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 42 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई कितनी होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। तो यहाँ पर पुल है, ये है हमारा पुल। अब इस पुल को पार करने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना बड़ा पुल होगा, है ना भाई, साइकिल चला कर जा रहा है तो जितना लंबा पुल होगा उतना ही दूरी तय करेगा वो, क्योंकि इसको पार करना है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो पुल की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज के बराबर होगा। अब यहाँ पे करते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ पुल यानी ब्रिज इज इक्वल टू ये हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 17 का स्पीड है बेचारे का, यहाँ पर 17 kmph मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम। अब अगर आप इतना कर दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा। यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ें एक ही तरह की यूनिट में होनी चाहिए। स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि घंटे में है यहाँ पर, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो 42 मिनट में दिया गया है। या तो इसको भी घंटे में बदल लीजिए या फिर इस वाले को भी मिनट में बदल लीजिए, है ना। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, घंटे में बदल लेते हैं। घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। बदल गया हमारा, ये काट लेंगे, काट पूछ के इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 3 42, तो 14 से कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 20 3 60। तो ऊपर और कटेगा, मतलब 7, है ना, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 10। तो 17 7 कितना हो जाएगा, 119। 119 बटा 10 करेंगे तो 11.9 आ जाएगा। 11.9 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पाइप एंड सिस्टम का एकदम ज़बरदस्त सवाल है ये। एक पाइप जल की टंकी को एक दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 37 मिनट में भर सकते हैं तो धीमे जल प्रवाह वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास 2 पाइपें हैं, एक को मान लीजिए ए और दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर बी। कह रहा है कि एक पाइप जो है, पहली पाइप, वो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भर सकता है, 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है। 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इफ़िशियंसी, जैसे मान लीजिए अगर 1 घंटे में ये 1 यूनिट भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, तो ये 3 लीटर भर देगा, यानी 3 गुना तेज़ी से भर देगा, है ना। तो यहाँ पर हमें दी गई है इफ़िशियंसी दोस्तों। क्या दिया गया है, इफ़िशियंसी दिया गया है ये। तो दूसरा पाइप मान लीजिए कि 1 यूनिट भर रहा है, तो पहला वाला पाइप क्या करेगा, दूसरे की तुलना में 3 गुना, यानी इसका 3 गुना भरेगा, यानी कि 3 यूनिट भरेगा। तो एफिशिएंसी आ गया 1 और 3 का। कह रहा है दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 37 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप मिलकर, यानी कि A प्लस बी, है ना, A प्लस बी, यहाँ पर दोनों कितने घंटे में भर सकते हैं, 37 मिनट में यहाँ पर भर सकते हैं, है ना, 37 मिनट में भर सकते हैं। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आप सभी जानते हैं कि जो काम होगा, वर्क होगा, वो क्या होगा, वर्क होगा वो इफ़िशियंसी इनटू टाइम होगा,
है ना, क्योंकि टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशियंसी होता है। तो इफ़िशियंसी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर टाइम। आपको कुछ नहीं पता है तो सीधे फार्मूले से आप समझिए, नहीं तो लॉजिक लगाना है तो ऐसे समझिए। जैसे ए और बी को दोनों को टाइम लगता है यहाँ पर पूरा भरने में 37 मिनट का, और 1 मिनट में कितना भरेंगे दोनों मिलकर, 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1 मिनट का काम ही उनकी इफ़िशियंसी कहलाती है ना। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 यूनिट भरेंगे कि नहीं, 3 और 1 4, है ना। और टोटल टाइम लग रहा है 37 मिनट का। तो ये तो हो गया एफिशिएंसी दोनों का, इनटू यहाँ पर टाइम यानी कि 37 मिनट। तो ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा उस टंकी की कैपेसिटी, यानी हमने कितना लीटर पानी उसमें टोटल भरा है। तो ये टोटल टंकी की कैपेसिटी आ गई, कितनी आ गई, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये टोटल टंकी की कैपेसिटी। अब इसमें पूछा क्या है ये समझिए। तो कह रहा है कि धीमे जल प्रवाह वाला, यानी कि जो धीरे भर रहा है, अब धीरे कौन भरेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, बी वाला धीरे भर रहा है। ये जो धीरे भर रहा है ये पाइप अकेले टंकी को कितने टाइम में भर देगा। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। भरना कितने हैं, काम करना कितना है, इसको इतना भरना है क्योंकि इतनी ही कैपेसिटी है। तो 4 इंटू यहाँ पर 37 डिवाइड बाई इफिशिएंसी। 1 मिनट में कितना भरता है ये वाला धीमे वाला, 1 यूनिट भरता है, तो डिवाइड बाई 1 कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 तियाँ 12 और 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 तो वही रहेगा, मतलब 148 मिनट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले सवाल पे। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। अब ये सवाल टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहा है, ईसा किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है। ईसा और स्मृति एक साथ मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकती है। ईसा, स्मृति और अश्लेषा एक साथ मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। उसी कार्य को ईसा और अश्लेषा कितने दिनों में करेंगी, ये बताना है हमें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ईसा जो है 20 दिन में कर सकती है, ठीक है। ईसा जो है कितने दिन में कर सकती है, यहाँ पर 20 दिन में। फिर कह रहा है ईसा और स्मृति, ईसा प्लस स्मृति कितने दिनों में कर सकते हैं, ये 16 दिनों में साथ मिलकर कर सकते हैं। कह रहे तीनों मिलकर, ईसा, स्मृति और अश्लेषा, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में यहाँ पर कर सकते हैं। कह रहे ईसा और अश्लेषा कितने दिनों में करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इन तीनों से कटने वाला कोई एक नंबर ले लीजिए। कौन होता है कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम ही होता है। तो 20, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 80 आ जाएगा, है ना। 20 चौके 80, 16 पंचे 80 और 8 दहम 80, मतलब टोटल वर्क यहाँ पर 80 ले लीजिए। इतना ही काम हमको करना है। तो 80/20 यानी 4, 80/16 यानी 5, 80/8 यानी कि 10, है ना। तो ये आ गई इफ़िशियंसी, मतलब 1 घंटे में कितना काम यहाँ पर, सॉरी 1 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि ये दिन दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्टली आप निकाल लीजिए कि भाई श्लेषा का कितना होगा, श्लेषा का इफ़िशियंसी कितना होगा। ईसा 1 दिन में 4 करती है। ईसा और श्लेषा कह रहे हैं, स्मृति है ना। ईसा और स्मृति दोनों मिलकर 5 करते हैं। इसमें से तो अकेला ही 4 ईसा का हो गया, है ना, ईसा का हो गया। इसमें इस 5 में से अकेला ही 4 ईसा का हो गया। तो मतलब स्मृति कितना कर रही है, 1 यूनिट सिर्फ कर रही है, क्योंकि दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं। तो स्मृति का कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। ऐसे ही अब आप देखिए अश्लेषा का निकाल लीजिए। अश्लेषा का कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5, और तीनों मिलकर 10 कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका 5 अगर निकाल दें तो अश्लेषा का बचेगा सिर्फ। तो इस टोटल 10 में से 5 निकाल दीजिए ईसा और स्मृति का, तो बचेगा सिर्फ 5, यानी कि 5 यूनिट हमारे अश्लेषा काम कर रही है 1 दिन में। कहा रहा है कि इसमें ईसा और अश्लेषा कितने दिनों में कर सकते हैं उस काम को। काम हमारा कितना है, टोटल 80 यूनिट काम करना है, ठीक है। ये काम हो गया। डिवाइड बाई इफ़िशियंसी लिखना है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की इफ़िशियंसी जोड़ कर लिखिए। 1 और 5, ईसा और अश्लेषा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो 80/6 यानी कि 40/3। 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पर बोला गया है भाई, सॉरी
हमने स्मृति और अश्लेषा को ले लिया है, हमें ईसा और अश्लेषा का चाहिए। ठीक है, ईसा और अश्लेषा, तो ईसा और अश्लेषा की इफिशियंसी देख लीजिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर। ईसा और अश्लेषा, ईसा की इफिशियंसी 4 है, अश्लेषा की यहाँ पर 5 है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ईसा और अश्लेषा बोला था, हमने यहाँ पर स्मृति और अश्लेषा ले लिया है ना, तो 9 हो जाएगा, 4 और 5 9, तो 80/9 आ जाएगा, और 80/9 ही आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर है, उसके आधार का रेडियस 30% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई जो है वो 224% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, कितने % का वृद्धि होगा। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, तो आयतन होता है पाई r² × h। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² × h। ठीक है, तो यही हमको देखना है कि कितने % की वृद्धि यहाँ पर हो रही है दोस्तों, है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सक्सेसिव देखना है। सक्सेसिव कैसे देखना है, ध्यान से समझिए। कैसे करेंगे, सुनते जाइए। क्यों यहाँ पर सक्सेसिव लेंगे, क्योंकि r और h ये तीनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जब भी रहेंगे तो सक्सेसिव ले लिया जाएगा। ठीक है, तो r जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि r × r² 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है रेडियस 30% कम हो रहा है, तो 2 बार पहले इसका सक्सेसिव लीजिए। ठीक है, 30% कम, 30% कम। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, है ना, a + b + ab/100, यही ना होता है। कितना हो जाएगा, a मतलब यहाँ पर -30, b यानी कि -30 और प्लस ab/100, तो a × b करेंगे तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 30 900, 900/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये माइनस मिलकर प्लस होगा। ये कितना आ गया, -60 और +9, -60 और +9 आपका माइनस का 51 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 51। अब इस माइनस के 51 का, -51% का किसके साथ, ऊंचाई के साथ, क्योंकि अब h मल्टीप्लाई हुआ है तो 224% बढ़ा दी जाती है, तो 224% यहाँ पर प्लस हो जाता है दोस्तों। बस इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, वही फिर से वही फार्मूला क्या कहते हैं, a + b + ab/100। a कितना है, -51। ठीक है, प्लस b कितना है, यहाँ पर 224 है, 224 है, प्लस ab/100। तो प्लस करेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, मतलब यहाँ पर माइनस बनेगा आपका। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 51 × 224 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ पर, है ना, फिर 22 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 17, मतलब 173 आ गया, क्योंकि पॉजिटिव का आएगा, प्लस में है ये, माइनस। इसको सॉल्व करिए। अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो दोस्तों गड़बड़ हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू यहाँ पर बहुत नज़दीक दी गई हैं, है ना, 59 और 58, इसलिए इसको सॉल्व ही करिए। 51 का 4 गुना करेंगे, 50 चौके 200 और 4, तो 204 हो गया, तो 204 का यहाँ पर 4 हुआ और बचा 20 यहाँ पर। 51 दूना 102। ठीक है, 51 दूना 102 और 20 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हो गया 2, तो 122 यानी 12 बचा। फिर 51 दूना 102 और 12 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा, तो यहाँ पर 114 हो गया। और डिवाइड बाई 100 है, डिवाइड बाई जब 100 है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा 173 और -114.24 लग जाएगा। ठीक है, तो घटा लीजिए अब, तो यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे इसको कर लीजिए 72 कर लीजिए, तो 72 यानी कि 2, तो 12 में से 4 गया, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए देखते जाइएगा, यहाँ पर 16 बचा, तो 16 में से 11 गए, ये हो गया 5, तो 58 पॉइंट, और 100 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 100 में से 24 घटाएंगे 76 आ जाएगा, 76 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू बनेगी बताइए, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे 59, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो 59 कर सकते हैं इसको, है ना, तो 59% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन सवाल था ये, सक्सेसिव का यूज करना था इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। नितिन किसी कार्य को 7 घंटे में कर सकता है, प्रवीण उसी कार्य को 21 घंटे में कर सकता है। ऋषि की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। ऋषि अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। देखिए नितिन जो है 7 घंटे में कर सकता है, ठीक है भैया, नितिन 7 घंटे में। प्रवीण जो है वो 21 घंटे लगाता है, यानी बहुत टाइम लगाता है, धीरे कर रहा है। और दोनों मिलकर ऋषि की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में, अच्छा 1 सेकंड, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, नितिन प्रवीण और ऋषि, है ना भाई। ऋषि भी सहायता कर रहा है, तो तीनों मिलकर वो कितने घंटे में कार्य कर सकते हैं, 3 घंटे में यहाँ पर पूरा कर लिया। कह रहा है ऋषि अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो बस निकाल लीजिए 7, 21 और 3 का एफिशिएंसी एलसीएम 21 आ जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास 21 है, 21/7 करेंगे 3 आ जाएगा, 21/21 करेंगे 1 आएगा, 21/3 करेंगे ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर एन और पी दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, यहाँ पर 4 के बराबर है ना, और तीनों की टोटल कितनी है एफिशिएंसी 7 है। तो एन और पी की एफिशिएंसी इस टोटल में से घटा देंगे तो आर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। बताइए आर की एफिशिएंसी 7 में से, टोटल 7 भाई, तीनों का 7 है, उसमें से एन और पी का घटा दीजिए, एन पी का कितना है टोटल 4 है, 4 निकाल दीजिए तो आर का बचेगा, यानी ऋषि का बचेगा। तो ऋषि की एफिशिएंसी 3 आ गई, ठीक है। अब ये जो ऋषि है वो कितने घंटे में कार्य कर लेगा, कार्य हमारा कितना है 21 काम है, इस 21 काम को 3 यूनिट पर घंटे काम करके कितने घंटे में कर लेगा, 7 घंटे में। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अभी इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है इसमें। एक ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली सप्ताह के दौरान अपने सभी परिधानों पर 20% की छूट दी, ठीक है। यूपीआई भुगतान करने पर 50 रुपये की अतिरिक्त डिस्काउंट दे दी, है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। सारा ने यूपीआई भुगतान मोड का उपयोग करके 3190 रुपये में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर साड़ी का जो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 100% है, ठीक है। परसेंटेज में कितना है 100%, मार्क्ड प्राइस 100% ही होता है। इस पर 20% का डिस्काउंट, तो सामान कितने का हो गया, साड़ी कितने का हो गया, 80% का हो गया। ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ना, आराम से कर लेंगे। तो 100% की साड़ी थी, 20% की डिस्काउंट हुई तो साड़ी हो गया यहाँ पर 80% का। इसमें क्योंकि उसने यूपीआई मोड का यूज़ किया तो 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया, मतलब इस 80% में फिर से 50 रुपये का और डिस्काउंट मिला। ये रुपए में है, परसेंट में नहीं है, ठीक है। इतना डिस्काउंट करने के बाद जो साड़ी का मूल्य बचा वो कितना हो गया यहाँ पर, बताइए, 3190 रुपये हो गया। बस इक्वल कर दीजिए, ये 50 उधर जाएगी क्योंकि ये रुपए में है, ये भी रुपए में है, तो जुड़ जाएगा उधर जाके। 80% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बताइए, जोड़ देंगे तो 3190 यानी कि 3240 हो जाएगा, है ना, 3240 यहाँ पर हो गया। काट लेंगे हम लोग, है ना। तो पहले 20% की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड, तो ये बन जाएगा हमारा 20%। तो 20% इसको डिवाइड करिए, 4 8 32, 4 1 4, 810 हो गया। अब हमें क्या करना है, 100% निकालना है क्योंकि हमें अंकित मूल्य चाहिए 100%। 5 गुना कर दीजिए, इसका भी 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100%, यानी कि साड़ी का अंकित मूल्य। इधर 5 गुना करेंगे तो 5 1 5 और ये हो गया 0 और 5 8 40, यानी 4050 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। पिछले क्लास में भी हमने इस टाइप का एक सवाल किया हुआ था दोस्तों, है ना, तो बन जाना चाहिए। 2 मित्रों चेतन और विपुल की मासिक आय यानी मंथली इनकम 5 और 7 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक 96,000 प्रति माह बचा लिया। यदि इनके मासिक व्यय यानी कि खर्चे का जो रेशियो है 1 और 3 है तो चेतन का मासिक आय कितना होगा, देखते जाइए। इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 7 का है, ठीक है, 5 और 7 का है। ये चेतन का है, ये विपुल का है। और जो इनके खर्चे का रेशियो है, खर्चा कितना है यहाँ पर, 1 और 3 के रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर देखना है कि बचा कितना रहा है, 96,000। अब इसको समझना कैसे है ये समझिए। देखिए यहाँ पर इनकम इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग, ये होता है ना, ये होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या दिया है, इनकम दिया है, ठीक है। यहाँ आपका क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है आपका, यहाँ आपका गिवन है ये क्या है, व्यय है ना, यानी एक्सपेंडिचर है, ठीक है।
अब ध्यान से समझिए, अगर हम इसको इधर ले आए, सेविंग को इधर ले आए, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बचेगा। यानी कि इनकम पहले इतना था, उसमें से हमने सेविंग को घटाया, तो हमारे पास अब जो रेशियो बचा है वो किसका बचा है? एक्सपेंडिचर का बचा है, यानी खर्चे का बचा है ना। तो हमने इस वाले रेशियो में से कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, तब जाके ये वाला रेशियो प्राप्त हुआ है। यानी इनकम में कुछ ना कुछ घटाया होगा हमने, तब जाके हमें खर्चा मिला है, यानी कि एक्सपेंडिचर मिला है कि नहीं। यानी कि यहाँ से ये वाला रेशियो कब मिला है? जब हमने कुछ माइनस किया है। कितना माइनस किया है बताइए? यहाँ पर हमारा बचत कितना है? सेविंग को माइनस किया है। सेविंग हमारा कितना है? यहाँ भी 96,000 माइनस किया है ना, 96,000 बचत, और यहाँ भी 96,000 बचत, यानी कि 96,000 का माइनस किया है। ठीक है, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये बचत है भाई, बचत यहाँ माइनस किया जा रहा है, इनकम में बचत माइनस किया जा रहा है, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर यानी ये बीच वाला रेशियो मिल रहा है ना। इसलिए इसको कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कैसे लगाना है सुनते जाइए। दोनों जगह माइनस है तो माइनस को हटा सकते हैं आप लोग आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों जगह माइनस ना होता तो फिर माइनस को रहने देते। ठीक है, तो इसको भी हटा लीजिए और यहाँ पर इसको भी हटा लीजिए। माइनस को करना कैसे है सुनते जाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे डिफरेंस, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 15 माइनस 7 करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8। इस 8 की जो वैल्यू होगी, अब इधर देखिए, इनका मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिफरेंस, तो 96,000 का 1 गुना और 96,000 का 3 गुना। तो 3 गुने में से 1 गुना घटाएंगे 96,000 का, तो 2 गुना बचेगा, यानी कि 2 गुना ऑफ कितना? यहाँ पर 96,000। तो 96,000 का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इधर जाएगा। 8 अगर देखा जाए तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है, कट जाएगा। 8 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 से काटिए इसको, तो 8 इकाई 8 बचा 1, तो 16 हो गया, 8 दूना 16, यानी बचेगा यहाँ पर 2। तो 12 दूना 24,000 हो गया, 1 की वैल्यू 24,000 हो गई। ठीक है, ये कितनी आ गई? 24,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? चेतन का मासिक आय। तो चेतन का मंथली इनकम कितना है? 5 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू 24,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 5 गुना हो जाएगा, है ना। तो 24,000 गुना यहाँ पर 5, तो 24 पंचे 120 यानी 1,20,000। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी को कैसे करना है। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा, है ना। चलते हैं, ये सबसे बेहतरीन मेथड है दोस्तों। बाकी और सारे मेथड हैं, उनसे भी आप लोग लगा सकते हैं। XY मानिए, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइम उनमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ये, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है इसमें? रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीद ली। ठीक है, फिर कह रहा है 400% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? 400% का लाभ कमाना है दोस्तों, 400% का प्रॉफिट। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, है ना। परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, 4 का मतलब 4/1 समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका CP और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस, CP और SP का रेशियो देखिए, CP और SP। 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस बेचा कितने में? 1 + 1 पे 4 का प्रॉफिट, तो 1 पे 4 का प्रॉफिट यानी 5 में बेचेगा। ठीक है, देखिए 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, 1 रुपये में 10 टॉफ़ी यहाँ पर खरीदी, तो टॉफ़ियों का जो क्वांटिटी है वो बराबर रखिए। अभी 10 टॉफ़ी ही हम ले रहे हैं, 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, तो बेचेगा कितने में? यहाँ पर भाई खरीदा कितने में? 1 रुपये में, तो 1 की वैल्यू 1 है ना, 1 की वैल्यू 1 यूनिट है। तो यहाँ पर बेचेगा कितने में? यहाँ पर 5 यूनिट में। 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये में बेचेगा। ये 10 टॉफ़ियों के लिए है, तो 10 टॉफ़ी वो बेचा 5 रुपये में। 10 टॉफ़ी कितने में बेचा? 5 रुपये में, है ना। हमें यहाँ पर कह रहा है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा बताइए। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 5 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच रहा है ना। 5 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेच रहा है? 10 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा? 10/5 यानी कि 2 टॉफ़ी। ठीक है, तो 2 टॉफ़ी यहाँ पर आ जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
अब ये वाला सवाल तो एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, आराम से बन जाना चाहिए। 3 मित्र एक साथ दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। पहला मित्र दौड़ का एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा जो मित्र है वो 18 मिनट में, और तीसरा मित्र यहाँ पर धीरे दौड़ रहा है इसलिए वो 24 मिनट में पूरा करता है। यदि वे तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने मिनट बाद वे तीनों चक्कर को दोबारा एक साथ पूरा करेंगे, एक साथ फिर से आएंगे? तो यहाँ पर पहला पूरा कर रहा है 12 मिनट में, दूसरा पूरा कर रहा है यहाँ पर 18 मिनट में एक चक्कर, और तीसरा पूरा कर रहा है यहाँ पर 24 मिनट में एक चक्कर। हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से बोला है ना, फिर से कब, कितने मिनट बाद एक साथ होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो एक साथ कब होंगे, इनके एलसीएम के बराबर, उतने ही मिनट बाद एक साथ फिर से आएंगे, क्योंकि एक साथ वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए 12, 18 और 24 इन सब के एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इनसे कटने वाला कोई नंबर देख लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है? 24 है। 24 का कोई मल्टीपल ही होगा इनसे कटने वाला। 24 का मल्टीपल क्या 24 18 और 12 से कटेगा? नहीं कटेगा, 18 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 24 दूना 48, क्या 48 12 और 18 से कटेगा? 12 से तो कट जाएगा, 18 से नहीं कटेगा, है ना। लेकिन 24 तियाँ 72, 72 जो है तीनों से कटेगा। 72 12 छक 72, 18 से 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, तो 72 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। यानी कि 72 मिनट बाद फिर से हमारा वो क्या करेगा, एक साथ आएंगे, एक साथ दोबारा पूरा करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बड़ा खतरनाक सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसमें मिलाया जा रहा है चीज़ों को। तो जब भी मिलाया जाता है तो यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं हम लोग, सभी को पता है, लेकिन एलिगेशन लगाने का भी तरीका होता है। अगर आप गलत लगा दिए तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे लगाना है सुनिएगा। 36 प्रति केजी की लागत वाले गेहूं को, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 36 रुपये पर केजी लागत वाले गेहूं को 45 रुपये प्रति केजी लागत वाले 55 किलो गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपये पर केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए, जो दोनों को मिलाया जा रहा है, जो दोनों गेहूं को मिलाया जा रहा है, उनका कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन जो मिश्रण है उसका सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों। क्या दिया है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस दिया है कि नहीं भाई? पहला गेहूँ ये है जिसका कॉस्ट प्राइस 36 रुपये पर केजी है, दूसरा गेहूँ ये है जिसका कॉस्ट प्राइस 45 रुपये पर केजी है। इनको साथ में मिलाया जा रहा है, साथ में मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसको बेचा जा रहा है 50 रुपये पर केजी की दर से। उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है आपको, बेचा जा रहा है 50 रुपये की दर से, वो भी कितना का प्रॉफिट लेके? 20% का प्रॉफिट लेके, है ना। तो ये बताइए, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस रहना चाहिए कि नहीं? तब ना हम सही सही निकाल पाएंगे, एलिगेशन लगा पाएंगे। तीनों वैल्यू एक जैसे ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ये कॉस्ट तो ये भी कॉस्ट होना चाहिए। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो 5 का खरीदी और बेचेगा कितने में? 1 का प्रॉफिट लेके। तो बेचा कितने में? यहाँ पर देखिए 5 1 6, 6 में बेचा, तो 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50 रुपये है ना। 6 की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये है। तो 5 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू सीधी निकालिए, तो ये हो जाएगा 50/6 करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, और इंटू यहाँ पर 5 कर देंगे तो ये 5 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 50 पंचे यहाँ पर 250, और या फिर काट दीजिए 200, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, तो 125 और बटा यहाँ पर 3 बन जाएगा, है ना। 2 से काटे हैं तो 125/3 ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। जो मिश्रण है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहला गेहूँ था 36 रुपये पर केजी, दूसरा गेहूँ था यहाँ पर 45 रुपये पर केजी। जो मिश्रण है उसका कॉस्ट प्राइस कितना बना यहाँ पर? 125। तो जो मिश्रण है उसका बीच में लिखेंगे, 125 बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है इसका कितना मिलाया जाना चाहिए, किसके साथ? इस 45 किलो वाले 55 केजी गेहूं के साथ। यानी 45 किलो वाले गेहूं का, पर केजी वाले गेहूं का जो क्वांटिटी है वो दिया गया है 55 किलो, है ना। सीधे यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से, ठीक है। एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शन में दिया है, इनको भी हम लोग यहाँ पर, ये फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हटाइए फ्रैक्शन से। हटाने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्टली नीचे 3 है ना, तो इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। 45 तियाँ ये कितना हो जाएगा? 135, ये हो गया 135। और ये कितना हो जाएगा? 36 तियाँ, 3 छक्के 18 और 3 तियाँ 9 1 10, 108 हो जाएगा। तो ये हो गया 108, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए 125 माइनस 108 कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधे 17। और यहाँ देखिए
इन दोनों को घटाएंगे 125 और 135 और 125, ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 10। अब क्या करना है सुनते जाइएगा। ये जो आया है ये क्वांटिटी का रेशियो आया है, ठीक है। 45 किलो वाले का क्वांटिटी कितना है, यहाँ पर 55 kg, तो 17 की वैल्यू यहाँ पर 55 है। 17 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 55 के बराबर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 55/17 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू। 10 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काट लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51, मतलब 3 आ गया। 17 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51, 510 हो गया ना, ये 510 है। तो 17 तियाँ 51, 500 तो कितना बचा, 4 बचा, तो 40 हो जाएगा। और 17 दूना 34, ठीक है। तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 32 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 32 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि बोला है हमें निकटतम पूर्णांक तक हमें चाहिए, तो 32 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप के सवालों में आपको ध्यान रखना होता है कि किसका पैसा व्यवसाय में, व्यवसाय का मतलब यहाँ पर उस बिजनेस में कितने समय के लिए लगा है ना। जितने समय के लिए जिसका जितना ज़्यादा पैसा लगा होगा उसके अनुसार ही उनके प्रॉफिट में शेयर जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे हमें क्या पूछा है, रमणीक ने 1,45,600 से एक व्यवसाय शुरू किया, है ना। इसने अपना पैसा लगाया कितना, 1,45,600 रुपया लगाया। 5 महीने बाद सोमेश ने 1,50,400 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। ये अपना पैसा लेके आया और उस बिज़नेस में शामिल हो गया, लेकिन 5 महीने बाद कह रहा है 1 वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में मिलेगा। तो लाभ का जो रेशियो है वो किस में बटेगा, एक तो उनके पैसे पे डिपेंड करेगा, कितना पैसा लगाए हैं वो दोनों, है ना, और दूसरा डिपेंड करेगा कितने समय के लिए लगा है पैसा। बस यही है हमारा, और कुछ नहीं है। तो पहले देखिए पैसे का रेशियो कितना आएगा, पैसा कितना। तो रमणीक का पैसा कितना लगा था, 1,45,600, ठीक है। और जो सोमेश का पैसा लगा वो 1,50,400, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनको काटिए, रेशियो ले लीजिए यहाँ पर, है ना, रेशियो ले लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और कटेगा क्या, 2 से अगर काट दें या फिर 2 से काट ही दीजिए। 2 से इसको अगर हम लोग, या फिर 4 से काटिए ना, 14 चौके 56, हाँ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, बचा 2 यहाँ पर, तो 25, तो 4 छक्के 24, फिर बचा 1, तो 4 चौके 16। 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12, बचा आपका 3, तो 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 376 आ गया। क्या फिर 4 से कट सकता है, 19 चौक 76, है ना, और यहाँ पर 16 चौके 64, फिर 4 से काट दीजिए। 4 से फिर काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, नहीं 4 नहीं हो 36, 4 नहीं हो 36, 4 एकम 4, इधर 4 से काटेंगे, 4 नहीं हो 36 और 1 बचा तो 4 चौके 16, 91 और 94 आ गया। क्या फिर से कटेगा, फिर से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 13 से नहीं कटेगा, ठीक है, चलिए तो नहीं कटेगा अब, है ना। तो मान लीजिए मतलब यहाँ पर रमणीक ने 91 रुपये लगाया, सोमेश ने 94 रुपये लगाया। ये कितने महीने के लिए लगाया, ध्यान से समझते जाइएगा। रमणीक तो शुरू से जुड़ा हुआ है, यानी 1 साल में कितना महीने के लिए लगा है उसका पैसा, 12 महीने के लिए। तो इसका पैसा 12 महीने के लिए लगा है, लेकिन ये 5 महीने बाद जुड़ा है सोमेश, तो इसका पैसा कितने महीने के लिए लगा रह गया बताइए। टोटल 12 में से 5 महीना छोड़ दीजिए, यानी कि इसका पैसा सिर्फ 7 महीने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अब रेशियो निकाल लीजिए फिर से, है ना। तो फिर ये जो रेशियो आएगा, अब प्रॉफिट का रेशियो आएगा, तो 7 से ये कटेगा, 13 सत्ते 91, है ना, और 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 से इसको अगर हम लोग काट दें, या फिर 4 से कटना चाहिए यार, 4 से कट जाएगा, है ना, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, सॉरी 4 दूना 8 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 आ गया। अब तो नहीं ना कटेगा, तो 13 छक्के ये हो गया 78 आपका, यहाँ 78 और यहाँ हो जाएगा 47, तो 78 और 47 का रेशियो आएगा प्रॉफिट का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना देखना है कि कितना पैसा लगा है और कितने महीने के लिए लगा है, बस उसी में आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा।
आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है। 4 और 9, 4 एंड 9 से दोनों से डिविजिबल हमको नंबर देखना है। 4 का रूल भी जानते हैं, 4 का रूल भी जानते हैं। 4 का रूल ये कहता है लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। पहले ऑप्शन में देखिए लास्ट का 2 अंक 28 है, 28 4 से कटता है, ठीक है। 12 है इसमें, ये भी 4 से कटता है, तो ये आंसर और ये आंसर हो सकता है। इसके लास्ट में 41 है, नहीं कटता 4 से, ये ख़त्म करिए इसको। इसके लास्ट में 45 है, नहीं कटता, ये 4 से ख़त्म करिए। 2 ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, बचे हैं 2 ही। अब 9 से कटने वाला। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अंकों को जोड़ने पे 9 से कट जाए। ये बताइए, इस वाले ऑप्शन में अगर देखें तो 4 और 5 मिलकर 9 ख़त्म हो गया, लेकिन 1 और 2 3 है। क्या 3 9 से कटेगा? 9 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 9 से कहाँ कटेगा? 3 तो छोटा है 9 से, नहीं कटेगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी गया आपका, एक ही ऑप्शन बचा है। इसको देखेंगे तो 7 और 2 9 कट गया 9 से। 1 और 8 ये भी 9 से कट गया, सब कट गए 9 से, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 17 28 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? आई होप दोस्तों आज के क्लास आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो ये क्लासेस डेली कर रहा है ना, उसका पक्का है कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी ये क्लासेस करना चाहिए दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से इस समय तो सारे टॉपिक के क्वेश्चन, है ना, रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।